नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया जी हैं। दरअसल ये पूरे केस को लीड कर रहे हैं, जो अंजलि वाला केस है, और इसमें परिवार की आर्थिक मदद की भी इन्होंने ऑफ़र की है। प्लस इस केस में परिवार के साथ खड़े हैं और जो भी उनको लीगल असिस्टेंट चाहिए या दूसरी मदद चाहिए वो डॉक्टर भूपेंद्र दे रहे हैं। आपका स्वागत है क्राइम तक में डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे बताइए, जब आपने ये केस परस्यू किया, पहले तो क्या आपने सोचा ये केस परस्यू करते हुए, और फिर उसके बाद कैसे कैसे आगे बढ़े? सर देखिए, मैं 1 जनवरी को जैसे पूरी दुनिया न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही थी, मैं भी अपने घर के ड्राइंग रूम में इसको सेलिब्रेट कर रहा था। मीडिया के थ्रू जब मैंने देखा कि एक बच्ची को 13 किलोमीटर तक जो है बर्बरता से रगड़ा गया है और वो फैमिली की अकेली अर्निंग सोर्स थी, और उसके बाद जब ये पता चला कि मदर को जो है क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है इसकी, और घर में छोटे छोटे भाई हैं, तो एक नैतिकता के आधार पे मैं कहा यार इस बच्ची की हेल्प करनी चाहिए। मैं घर से निकलता हूँ, पहले मंगोलपुरी पुलिस स्टेशन जाता हूँ, पर वहाँ मुझे पता चलता है कि ये केस हमारे अंडर में नहीं आया है। फिर मैं सुल्तानपुरी गया, बट चूँकि आपको पता है पुलिस उतना सीरियस इस केस को पहले दिन से नहीं ले रही थी। फिर वहाँ पे कुछ मीडिया वाले लोग मुझे मिलते हैं, मैं उन्हें इच्छा जाहिर करता हूँ कि मैं जो है इस फैमिली को हेल्प करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे मैं रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे पहुँचता हूँ, उनके मामा जी से मिलता हूँ, उनकी माता जी से मिलता हूँ, और माता जी को मैं यही विश्वास दिलाता हूँ कि देखिए जो आपने खोया है उसको तो हम वापस लाके नहीं दे सकते, पर जो भी 15-20 हज़ार की वो फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिली को हर महीने करती थी, उतना सपोर्ट मैं आपको करूँगा। और इमीडिएटली मैंने उनको कुछ कैश दिया, मैं बताना नहीं चाहूँगा कितना दिया, मैंने दिया। और उसके बाद से मैं फैमिली के साथ हूँ। फैमिली शुरू में डरी हुई थी, क्योंकि उन लोगों ने, उनकी लाइफ में कभी ऐसा कोई केस नहीं हुआ, और पुलिस हो या प्रशासन हो, नॉर्मल आदमी उनसे बात करने में भी डरता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कहाँ कैसे हमसे साइन करवा लें। उसके बाद अगले दिन मैं फिर इनके घर पहुंचा नैतिकता के आधार पे। जब मैंने देखा कि परिवार किसी चीज़ का जवाब नहीं दे पा रहा है, ना वो मीडिया के सवालों का जवाब दे पा रहा था, ना वो पुलिस स्टेशन जाने में समर्थ था, तो उसके बाद जो है मैं आगे आया, और इनका परिवार चाहता था कि मैं लीड करूं, तो जब से मैं सारी चीज़ों में हूं। दिल्ली पुलिस के पास हम 2 जनवरी को परिवार के साथ गए थे। दिल्ली पुलिस से हमने 3-4 मांगे की थी। एक तो दिल्ली पुलिस से हमने कहा था कि पोस्टमार्टम जो है वो लाइव रिकॉर्डेड होना चाहिए, जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आएगी हम क्रिमेशन नहीं करेंगे। हमने ये भी मांग की थी कि तुरंत जो है अंजलि का फ़ोन देखा जाए, उसकी कॉल डिटेल्स निकाल ली जाए, 5 अक्यूज़ की कॉल डिटेल्स निकाल ली जाए। अच्छा सर, एक बात और बताना चाहता हूँ। उस वक्त पे जो माँ है वो ये सस्पेक्ट कर रही थी कि शायद ये सेक्सुअल असॉल्ट है, तो हमने उसको ये भी एक चिन्हित किया कि हम ये भी डाउट कर रहे हैं। तो वहाँ पे उस वक्त, चूँकि मीडिया, आप लोगों को भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि आप लोगों ने इस मुद्दे को इतना हाइप किया, इसलिए दिल्ली पुलिस 2 तारीख को जो है वो एक्शन में आई। तो 2 तारीख को दिल्ली पुलिस के, मुझे लगता है सारे आला अफसर मोस्टली वहाँ पर थे। तो उनसे जब हमने कहा कि सर ये 304 के अंडर में इसको क्यों दर्ज किया गया, ये 302 होना चाहिए, तो वहाँ दिल्ली पुलिस के आला अफसर हमको ये कहते हैं कि जो मदर है, अगर मदर ये बयान दे देती है कि 302 में होना चाहिए, तो हम इमीडिएटली इसको 302 का मुद्दा बना देंगे। तो मदर जो है वो, चूँकि मैंने आपको बताया किडनी पेशेंट थी, उनकी बेटी बहुत भयानक मौत मरी थी, तो वो घर पे थी, पर हमने जैसे तैसे उनको बुलाया, उनके बयान दर्ज कराए, और बयान दर्ज होने के बाद फिर हमको पता चला कि अभी तक 304 में ही इस मुकदमे को देखा जा रहा है। उसके बाद सर हम लोग, जिस दिन अंत्येष्टि हुई उसके अगले दिन फिर मैं पुलिस स्टेशन गया। मैंने कहा कि सर आज मुझे मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि अभी तक 302 जो है आप लोगों ने नहीं चिन्हित किया है। तो दिल्ली पुलिस का ये कहना था कि सर आप कल आइए, कल हम बात करेंगे। फिर कल आपकी मीडिया ने पूरा कैच किया कि कैसे हम अंजलि के घर से एक 2 ही चीज़ हम लोगों ने, सर इसमें हमने ना कोई गलत बात की, हमने एक ही चीज़ बोली, क्या अंजलि हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल ज़िंदा हैं, और फांसी दो अंजलि के मुजरिमों को फांसी दो। ये 2 स्लोगन्स का यूज़ करते हुए जो नॉर्मल आसपास के लोग थे वो सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन जाते हैं, और वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ एसएचओ साहब मिलते हैं। उनने हमसे ये कहा कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस के आला अफसर ने इस पर कॉन्फ्रेंस की है, जैसे कि आप सब ने चलाया था, कि उनने कहा कि हम भी इसमें एक मोटिव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर उसके बाद दिल्ली पुलिस हमें ये आश्वासन देती है क्या हम लोगों को आप कुछ टाइम दीजिए। आज हमने ये अक्यूज़ लोगों की रिमांड बढ़ाने की अर्ज़ी पेश की, और 3 बजे आपको पता है कि रोहिणी कोर्ट उनको दे देती है। तो मुझे लगता है शायद आज ये क्राइम सीन पे जाके सब कुछ रिपीट करेंगे। और उनने माता जी को, मतलब वहाँ जितने भी दिल्ली पुलिस के लोग थे, उनने माता जी को हाथ जोड़ के निवेदन किया कि जैसे आपकी बेटी गई है वैसे हम मान के चलते हैं हमारी बेटी और माँ ये थी। तो हम चाहते हैं कि इसको इंसाफ मिले।
और हम ये आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप जो है संडे तक इंतज़ार करें। हम खुद चाहते हैं 50 से 60% दिल्ली पुलिस के अनऑफिशियल तरीके से लोग चाहते हैं, खुद पुलिस वाले, कि 302 में मुकदमा हो और इन सारे अक्यूज़ को, कभी 5 हैं कभी 7 हैं, जितने भी हो, उनको फांसी की सज़ा। ये जानना चाहते हैं भूपेन जी आपसे कि जो अंजलि थी, तो उसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं कि अंजलि क्या थी, कैसे थी, वो कैसे अकेले पूरे अपने परिवार को, कितने भाई बहन हैं वो, और परिवार में कैसे सबको सपोर्ट करती थी, कैसे अकेले कमाने वाली थी, और ये सारी किस्से उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। क्या सर देखिए, अंजलि मैं अब ये कहूँगा कि पहले तो वो एक माँ की बेटी थी, अब वो करोड़ों माँओं की बेटी बन गई है। अंजलि सर एक नॉर्मल, हम कह सकते हैं कि जो एक नॉर्मल इंडियन गर्ल होती है, जिसके फादर का साया उसकी जवानी के टाइम पे 14-15 साल में उठ जाता है, और जब वो फादर की डेथ होती है तो वो देखती है कि उसके 2 छोटे छोटे भाई हैं, मदर है जो हेल्थ वाइज उतनी ठीक नहीं है, 3 बहनें हैं साथ में, तो ये परिवार की एक जिम्मेदारी बांधती है। और जैसे मुझे उसके परिवार ने बताया कि अब से नहीं है, मुझे लगता है 15-16 साल से जो है काम कर रही है, ये अपनी फैमिली को 15-16 साल से फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही थी। ये बेसिकली जो हम कहते हैं जो शादी वगैरह का मैनेजमेंट होता है, वहाँ पर ये बच्ची काम करती थी और काफ़ी मेहनत करती थी। परिवार की तरफ से मुझे अंजलि के बारे में जो बताया गया वो यही बताया गया है कि वो चाहे मम्मी के लिए कपड़े लेके आने हों या भाई बहन के लिए कपड़े लेके आने हों, मतलब 14-15 हज़ार में वो अपने घर का राशन भी चलाती थी, अपने छोटे भाई बहनों की जो भी ख्वाहिशें हैं उसको पूरा भी करती थी, और उसी पैसे में वो माँ की जो दवाई वगैरह है उसका इंतज़ाम करती थी। तो ये सब में इवेंट में मतलब जैसे क्या काम करती थी? सर वो हम देखते हैं, हम किसी भी शादी में जाते हैं तो वो बच्चियाँ जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व करती हैं या आपको टीका लगाती हैं या आपको फूल पहनाती हैं, तो उसका बेसिकली जो है इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी में वो थी, और इसमें वही 14-15 हज़ार जो है मंथली वो कमाते हैं। सुना है कि उनकी बड़ी बहन भी, उनकी शादी भी अंजलि नहीं कराई? हाँ, बिल्कुल। उसने अपने 2 साल में जो पैसा कमाया था उससे उसने अपने बड़ी बहन की शादी खुद अपने पैसे से कराई थी, क्योंकि फादर की जो मृत्यु है वो 5 या 6 वर्ष पूर्व हो चुकी थी, और जैसे मैंने बताया कि यही बच्ची है जो पूरा घर संभालती थी, तो शादी इसी ने कराई सर। बिल्कुल। इनके छोटे भाई भी हैं? 2 छोटे भाई हैं सर। उनसे जब मैं मिला, उनके सर पे हाथ रखा, तो उनको अभी तक ये एहसास नहीं है कि उनकी जो बहन है उसके साथ इतना दर्दनाक हादसा हुआ है। और बस मैं यही चाहता हूँ सर कि जो इंसाफ हो वो तुरंत हो, और बहुत अच्छी लड़की थी। जी। आपने बताया कि भैया फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, जब आप मौके पर पहुंचे आपने डेड बॉडी भी देखी होगी, उसके बारे में क्या आप बताना चाहेंगे, किस हालात में थी, क्या था? सर आप ये मान के चलिए कि जो 45 किलो की अंजलि थी वो 15 किलो का कंकाल बन गई। बहुत ही भयानक मौत हुई है उसकी। मैंने पूरी पोस्टमार्टम अपने आँखों से देखी है। जब उनके मामा जी थे, मैंने बॉडी को आइडेंटिफाई तो मामा लोगों ने किया था, बाकी मैं पूरी पोस्टमार्टम के दौरान वहाँ मौजूद था। मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देखी। सर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स बेसिकली कह रही थी वो ये कह रही थी कि एक तो ब्रेन जो है वो मिसिंग है, ब्रेन नहीं मिला। वो जो 13 किलोमीटर की बर्बरता हुई है उसमें कहीं पर उस बहन का जो है वो ब्रेन गिर गया, मतलब भेजा नहीं था। उसके बाद जो लंग्स थे सर उसकी पोजीशन मतलब डिसलोकेट हो गए थे अपनी जगह से। उसके बाद उसकी बैक ऑफ द स्किन जो थी वो पूरी ख़त्म हो चुकी थी। मुझे लगता है शायद 1 इंच भी स्किन जो है बैक पोर्शन में नहीं थी। जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मुझे कुछ पिक्स दिखाए तो सिर्फ उसका ये वाला पोर्शन जो था वो प्रोटेक्टेड था, इसके अलावा स्कल पूरा खुल चुका था, दोनों पैरों की हड्डियां वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो चुकी थी। तो जो उसके साथ जो हुआ है वो मुझे लगता है कि कभी भी भगवान ना करे किसी भी साथ हो। और अब जो है मैं यही कहूँगा कि वो मतलब बहुत इमोशनल सीन फैमिली के लिए था। बीइंग अ डॉक्टर चलिए मैं तो देख पा रहा था, बट फैमिली इवन जब क्रीमेशन हो रहा था तो फैमिली को समझ नहीं आ रहा था कि हम क्रीमेशन कर किसका रहे हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कंकाल बन चुकी थी। इसमें एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आपने इन्वेस्टिगेशन को भी फॉलो कर रहे हैं, आपने डेड बॉडी को भी देखा। एक बयान इसमें आया था निधि का जिसमें उसने कहा कि लड़की गाड़ी के नीचे अटकी हुई थी अंजलि, और उसके बावजूद उन लोगों को पता चल गया था जो गाड़ी के अंदर थे कि अंजलि नीचे है, उसके बावजूद उन लोगों ने चलाया। तो इस बाबत
परिवार से या अंजलि की दोस्त से आपकी कोई बात हुई, उसने क्या बताया? सर इसके बाबत देखिए, परिवार को उतना ही पता है जो मीडिया के थ्रू हमें पता चला है। बाकी बात निधि की रही, तो निधि की सारी बातों में मुझे एक बात जो है वो ठीक लगती है, जो उसने 164 में जो दिल्ली पुलिस ने उसका बयान दर्ज कराया है कि ये आई विटनेस है केस के लिए, और उसने कहा कि ये जो है 5 लोगों को पता था कि ये गाड़ी के नीचे फंसा हुआ है कोई, और उसको पता होने के बाद भी, क्योंकि सर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कम से कम 15 से 16 एंटीमार्टम इंजुरीज़ हैं जो उसके मरने के बाद हुई है। मतलब कि 5 से 6 किलोमीटर जो गाड़ी चली है उसमें वो ज़िंदा थी, उसके बाद जो भी इंजुरीज़ हुई हैं वो एंटीमार्टम इंजुरीज़ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 5 लोग ने उसको गाड़ी से कुचल भी दिया था तो नैतिकता के आधार पे इनको वहाँ रुकना था। अगर ये उसको निकाल के देखते तो शायद बहुत नॉर्मल चोट से जो है, जैसे आज आप निधि को देख पा रहे हैं, निधि अपने घर पहुंच गई, ऐसे शायद अंजलि भी अपने घर पहुंच जाती, पर वो बर्बरता उन लोगों ने की। और जैसे कि कल दिल्ली के आला अफसर आके कहते हैं कि जो है हमें मोटिव नहीं मिल रहा जी, इसलिए हम 302 नहीं लगा सकते। तो इसके लिए अभी आपके एक बहुत सीनियर सर हैं आज तक के, उनसे मेरी बात हुई, वो क्राइम हमेशा देखते रहते हैं, मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा। उनने मुझे एक बहुत लीगल बात बताई। जब बार बार गाड़ी आगे आने की कोशिश करती है, गाड़ी के ऊपर वो, मतलब गाड़ी उसके ऊपर चढ़ चुकी है, फिर गाड़ी को वो कोशिश करते हैं कि वो छूट जाए, वो फिर पीछे ले रहे हैं, मतलब अब जो है वो मोटिव है ना कि अब इसको ख़त्म करना है। क्योंकि अगर मोटिव नहीं होता तो वो उसको उठाते, उसको डॉक्टर के पास ले जाते, वो ठीक होती। मोटिव तो आ गया ना, इंटेंशन भी आ गया कि अगर इसको नहीं मारेंगे यहाँ पे तो हम जो है सलाखों के पीछे जाएंगे। तो मोटिव भी है और इंटेंशन भी है। तो मैं दिल्ली पुलिस के आला अफसरों से यही गुजारिश करता हूँ, परिवार के माध्यम से और पूरे देश के माध्यम से, कि आप जो मोटिव को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो निधि के बयान में आप ऑलरेडी 164 के तहत मजिस्ट्रेट को दर्ज करवा चुके हैं। आप उसी को इसमें उद्देश्य बनाएं और इसी में आप जो है 302 दर्ज कराएं। नहीं 302 तो देखिए अब तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि 302 इसलिए भी होना पड़ेगा कि मोटिव इंटेंशन जिसकी बात कर रहे हैं, अगर उनका बचाने का इरादा होता तो बचा लेते। इट मीन्स उन्होंने बचाया नहीं, तो सीधी सी बात है कि उनका इरादा कुछ और ही था। मतलब ये गैर इरादतन हत्या तो है ही नहीं, ये इरादतन हत्या है, तो जाहिर सी बात है मर्डर का केस है। अब ये है कि जो आपके किस अधिकारी से बात हुई, किन्होंने आश्वासन दिया है कि वाकई 302 में केस 1-2 दिन में हो जाएगा, क्योंकि कई मेरी भी अधिकारियों से बात हुई जो एक्सपर्ट हैं इसके, उन्होंने साफ कहा कि ये केस तो 302 का ही बनता है। क्योंकि आमतौर पर जब पुलिस कोई एनकाउंटर के केस जो होते हैं उसमें देखते हैं कि जरा सा हवाई फायरिंग भी नहीं करते हैं तो 307 का केस उन पर बन जाता है, तो ये तो 302 का केस। मैं आपको इसमें एक बात बताना चाहता हूँ। 1 तारीख को जब साउथ डीसीपी हरेन जी ये बयान देते हैं कि ये सिर्फ एक हिट एंड रन का केस है, तो वो बयान जो था वो देख के मतलब मेरी आत्मा जल गई। उस टाइम तक मैं फैमिली को नहीं जानता था। कैसे इतने बड़े पद पे ऑफिसर जो बैठा हुआ है वो बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इतने भयंकर हत्या को जो है सिर्फ एक हिट एंड रन केस बता देता है। तो मुझे ऐसा लगता है 1 तारीख तक जो दिल्ली पुलिस है वो इसको एक हिट एंड रन केस ही मान रही थी। बल्कि हिट एंड रन केस में तो बहुत क्लियर कट होता है कि हिट करने के बाद रन कर गया। बिल्कुल, बट ये इसमें रन नहीं किया, इसमें रन तो सर उसको बॉडी के साथ रन कर सर गया। उसको ड्रैग किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया है कि जो डेथ का मेन कॉज था वो हीमोरेज था, शॉक था, ब्लड लॉस था ड्यू टू एक्सीडेंटल ड्रैगिंग। ये वर्ड्स हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, मैंने आप सबके साथ साझा की थी, आपने देखा भी होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जो दिल्ली पुलिस का रवैया 1 जनवरी को था वो मुझे लगता है आला अफसरों का ठीक नहीं था। और मैं फिर कहूँगा कि जब हम दिल्ली पुलिस कहते हैं तो मेरा सब दिल्ली पुलिस के लोगों से ये कहना नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं दिल्ली पुलिस को सैल्यूट करूँगा, आप अच्छा काम करते हैं, बट पर्टिकुलर उस कंजावाला एरिया में जो दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स मौजूद थे वो लॉ एंड ऑर्डर को कैसे संभाल रहे थे, वो क्यों अपनी। मैं आज एक चश्मदीद से भी मिला जो स्विगी बॉय था, उसने बताया कि मैंने देखा कि ये गाड़ी में नीचे जो है अंजलि का सर लटका हुआ है और गाड़ी ये लोग चला रहे हैं, बट वो डर सा गया बेचारा। और उसके बाद उसने कहा कि मुझे एक स्विगी ऑर्डर डिलीवर करना था, तो मैंने वो ऑर्डर डिलीवर किया और पास में एक चौकी थी, मैं चौकी पे गया, मैंने हिम्मत की कि मैं चौकी पे जाके बताऊंगा कि मैंने ऐसी एक बलेनो कार देखी है, उसका ये नंबर है, और उसमें मैंने देखा कि एक लड़की का शरीर जो है वो लटक रहा है। बट सर आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि चौकी पे कोई पुलिस वाला नहीं था। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो फेल्यूर 31st के नाइट को, 31st इज़ अ वेरी सेंसिटिव डे,
365 दिन में अगर 31 की ईव में ये हालत है तो बताइए बाकी दिन में। और आज तक ने बहुत अच्छा, मैं देख रहा हूँ 3 दिन से आज तक जो है वो दिल्ली की महिलाओं के लिए, दिल्ली की बेटी कितना सुरक्षित है उसके लिए आप लोग रात को, आपकी पूरी टीम लगी हुई है, आपके एंकर लगे हुए हैं, तो इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आपने इस चीज़ का पर्दाफाश किया कि दिल्ली में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। नहीं, एक चीज़ और आखिर में कि जब ये हादसा हो जाता है 31 तारीख की रात में, तो अगले दिन जो फैमिली है, जो अंजलि की माँ है, चाहे उनका पूरा परिवार है, उनको ये सब चीज़ें कब पता चली, कैसे पता चली? मैं आपको बताता हूँ। अंजलि की माँ ने ये बताया कि रात को तकरीबन 9 बजे उनकी अंजलि से आखिरी बार बात हुई और अंजलि कहती है कि मैं जो है सुबह तक आऊँगी। उसके बाद 10 बजे के बाद अंजलि का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। सर इस चीज़ में भी आपको समझना पड़ेगा कि अगर वो ओयो रूम बुक करते हैं और उनके फ्रेंड्स मिलने आते हैं तो ये सब चीज़ों का जो चैनलाइज हो रहा था वो निधि के फ़ोन से हो रहा था, क्योंकि अंजलि का फ़ोन 10 बजे के बाद बंद हो गया था उसकी माता के सिस्टम से। उसके बाद इवन जो कॉल रिकॉर्डिंग भी आई है वो नहीं आई है क्योंकि उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। तो ये क्या है, जो सारा इंटेंशन है वो निधि के थ्रू था। उसके बाद सुबह मम्मी को 7:30 बजे जो है उसकी माता जी को फ़ोन आता है कि भैया आपकी ऐसी गाड़ी मिली है, आपकी बेटी कहाँ है? तो उन्होंने कहा मेरी बेटी काम पे गई है। तो वो बताते हैं कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। और फिर उसके बाद चूँकि मैं परिवार से जुड़ा, शाम तक मैं जुड़ा, तो परिवार बहुत सदमे में था, डर में था। बट सर आप लोगों ने इस चीज़ को चलाया तो मुझे लगता है कि अब जो है 302 तहत इन लोगों को फांसी की सज़ा हो, यही जो है सब लोग चाहते हैं। चलिए, उम्मीद हम भी यही कर रहे हैं कि पुलिस इसमें और सख्ती बरते, लीगल ओपिनियन ले। और जहाँ तक बात है 302 की, डॉक्टर साहब ने भी बिल्कुल सही कहा कि इंटेंशन तो बहुत साफ़ ही था। जब तक एक्सीडेंट था तब तक अलग इंटेंशन थी, लेकिन उसके बाद जो इंटेंशन थी, गाड़ी को ड्रैग करना आगे पीछे और उसके बाद घसीटना बॉडी को, तो साफ था कि अब वो चाहते थे कि जो सबूत है वो मिट जाए पूरी तरह से। और इंटेंशन बहुत क्लियर कट था कि इसका मर्डर हो जाए, लड़की अब बचनी नहीं चाहिए। तो अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में दिल्ली पुलिस इस पूरे मसले पर क्या कार्रवाई करती है।